नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2 मार्च के डेली 30 में। आज ये डेली 30 का जो एपिसोड है, ये एपिसोड कई मामलों में, कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह अंतिम एपिसोड है। डेली 30 का जो वीकली टेस्ट हुआ था, कल मैं उसकी रैंकिंग आपको बताना भूल गया था। उसकी रैंकिंग भी, अंतिम रैंकिंग आज हम जारी करेंगे। 2 जनवरी से 2 मार्च तक का ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत शुक्रिया। बहुत ही आभारी हूँ आपका। लेकिन ये प्रोग्राम चल नहीं पाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आप देखते हैं लॉन्च होती हैं, नहीं चल पाती हैं, तो उनको बंद करना पड़ता है। कई बार स्विफ्ट डिज़ायर ना अच्छे होते हुए भी ज़्यादा बिकती है। तो इसका बस यही है कि इसको चला हम नहीं पा रहे हैं। कारण है कि इसमें एक 2 लोग 3 लोग मिलके, पूरा 2 लोग कम से कम इसमें काम करते हैं। मैं अपना रिकॉर्डिंग करता हूँ और उसके बाद में ये आपके सामने आता है। बहुत फायदेमंद कार्यक्रम है, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है और इतनी कम संख्या में इसको चलाना मुश्किल हो रहा है। अंतिम टेस्ट डेली 30 का संडे को हो चुका है और अब ये नहीं कार्यक्रम आएगा, तो टेस्ट भी नहीं होगा। तो आज का टॉपिक जो है उसको हम देखते हैं। 20 क्वेश्चन इस पे देखेंगे और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर देखेंगे। इसको हम कवर करेंगे और आज से आपको अलविदा कहेंगे इस कार्यक्रम पे। बाकी और कोई कार्यक्रम जो चल रहे हैं और जो आगे चलेंगे वो मिलते रहेंगे, लेकिन डेली 30 को बंद करना पड़ रहा है। मुझे दुख भी है इस बात का। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। आप लोग अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं, क्या करना चाहिए मुझे, कैसे क्या, तो वो ठीक है। आप लोग अपना सुझाव रखिए, मैं भी स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र हैं। हम लोग बात कर सकते हैं उस पर, कमेंट पे। लेकिन अभी तक का फैसला हमारा यही है। पहला प्रश्न है कि तारत्व के कारण हम ध्वनि को मोटी या तीक्ष्ण, बारीक कहते हैं। तो तारत्व के कारण, पिच के कारण ऐसा होता है। और ध्वनि की तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। तो ध्वनि की तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति पर निर्भर करती है। और ध्वनि की जो तारत्व होती है उसी के कारण पुरुषों की ध्वनि मोटी होती है और स्त्रियों की जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, वो बारीक होती है, पतली होती है। पुरुषों की ध्वनि का जो तारत्व है वो स्त्रियों की ध्वनि की तारत्व की अपेक्षा कम होता है। तो तारत्व कम होगा तो मोटी होगी और तारत्व ज्यादा होगा तो वो पतली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनियों के मुख्यतः कितने लक्षण होते हैं? कितने लक्षण होते हैं ध्वनियों के? तो ध्वनियों के जो लक्षण होते हैं वो 3 लक्षण होते हैं। इनमें से एक है तीव्रता, इंटेंसिटी, दूसरा है पिच यानी तारत्व, और तीसरा है क्वालिटी यानी कि उसकी जो गुणवत्ता है, गुणता क्या है उसकी। तो ये इसके 3 गुण होते हैं। जैसे तीव्रता का मतलब क्या होता है? ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना, तीव्रता पर निर्भर करता है। और ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए कौन सा पैमाना इस्तेमाल करते हैं? तो वो पैमाना होता है डेसिबल। प्राश्रव्य तरंगों के उपयोग के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। प्राश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। इसका उपयोग संकेत भेजने में होता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में होता है, और तीसरा है कि इनका उपयोग गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने में होता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इन सब में इसका उपयोग होता है। साथ में औद्योगिक कारखानों की चिमनियों में कालिक को हटाने में अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग होता है। दूध में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मारने में इसका उपयोग होता है। कपड़े, एरोप्लेन और जो घड़ियां होती हैं इनके पुर्जों को साफ करने में भी इसका उपयोग होता है। ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। किन तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है? ऐसी तरंगें जिनको आप सुन ही नहीं सकते हैं। प्राश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक, श्रव्य यानी कि सोनिक, अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक। तो इसमें से जो अल्ट्रासोनिक होती है उसको नहीं सुन सकता, ऐसा है नहीं। इंफ्रासोनिक जो है, अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वह तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 कंपन पर सेकंड से कम होती है उनको अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। और इन्हें मनुष्य क्या है, नहीं सुन सकता। जानवर बहुत सारे हैं जो इसको सुन सकते हैं, तो अपश्रव्य को नहीं सुन सकता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बादलों का गर्जन अनुरणन का स्पष्ट उदाहरण है ना। रिवर्बरेशन का स्पष्ट उदाहरण है गर्जन। और अनुनाद से बचने के लिए ही पुल पर पार करते समय सैनिकों की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर चलती है। क्या ऐसा है? पहला स्टेटमेंट तो सही है, और इससे बचने के लिए कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती है। अगर ऐसा करे तो पुल ही गिर जाए, बचपन में सुना होगा आपने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ध्वनि तरंगों का अपवर्तन वायु की भिन्न भिन्न परतों का ताप अलग अलग होने के कारण होता है। और अगला है कि गर्म वायु में ध्वनि की चाल ठंडी वायु की अपेक्षा कम होती है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं?
पहला स्टेटमेंट ध्वनि तरंगों का अपवर्तन वायु की भिन्न भिन्न परतों का ताप अलग अलग होने के कारण होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गर्म वायु में ध्वनि की चाल ठंडी वायु की अपेक्षा कम होती है, गलत है, क्योंकि ये ज्यादा होती है। तो पहला सही दूसरा गलत, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर कितने समय तक रहता है? तो बहुत कम समय तक, 0.0 मतलब 0.1 सेकंड तक ही रहता है। वायुयान की ऊंचाई, समुद्र की गहराई, सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी की माप हम प्रतिध्वनि के माध्यम से कर पाते हैं। तो प्रतिध्वनि यानी कि जो प्रतिध्वनि है, इको है, उस इसका उपयोग ये दे रहा है, लेकिन जो प्रतिध्वनि है, सुनी हुई जो ध्वनि है, इसका प्रभाव केवल 0.1 सेकंड तक ही रहता है। तरंग की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो तरंग की आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। किसी तरंग की आवृत्ति माध्यम के कणों के दोलन की आवृत्ति के बराबर होती है। कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति 1/t के बराबर होती है, और इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। कैसा मात्रक है? एसआई। तरंग का आवर्तकाल माध्यम के कणों के आवर्तकाल के बराबर होता है, और आवर्तकाल को साधारणतः ए से निरूपित करते हैं। तो पहला तो सही है, लेकिन ए से नहीं, टी से निरूपित करते हैं इसको। किससे? टी से। तो दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा? गलत, पहला सही। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगें किसके द्वारा खोजी गई थी? तो इनकी खोज की थी विलियम हर्ट्ज ने, इसी कारण से इनके नाम पर इसको हर्ट्ज वेव के नाम से जाना जाता है। 1888 की बात है जब इन तरंगों को खोजा था इन्होंने, और इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻³ ये ऐसे लिखा जाएगा, 10⁻³ से 1 मीटर तक होता है। टेलीविजन, टेलीफोन आदि के प्रसारण में इसका उपयोग होता है। अवरक्त किरणों का उपयोग सुदूर तक सिग्नल भेजने में किया जाता है, और अवरक्त किरणों का उपयोग मस्तिष्क और हृदय की असामान्यताओं का पता लगाने में भी किया जाता है। और ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो अवरक्त किरणें हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता मस्तिष्क और हृदय की असामान्यताओं का पता लगाने के लिए। इसके लिए गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से आप देखिए। किस किरण की वेधन शक्ति अधिक होने के कारण ये घने कोहरे व धुंध के पार निकल जाती हैं? तो ये किरण जो होती हैं वह इंफ्रारेड होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं। और अवरक्त किरणें जो खोजी गई थी, ये विलियम हर्शेल ने 1940 में खोजा था। इनके तरंगदैर्घ्य का परिषद 7.8 से 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से 10⁻³ मीटर तक होता है, यानी कि ऊपर घात लगी हुई माइनस में। और इनकी वेधन शक्ति अधिक होने के कारण घने कोहरे और धुंध से भी ये पार निकल जाती हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी, और दृश्य विकिरण के स्रोत सूर्य, तारे, ज्वाला, विद्युत बल्ब, आर्क लैंप आदि हैं। क्या ये सही है? पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। इसकी जो खोज है वो न्यूटन ने की थी। तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है विजिबल रेडिएशन का 4 इंटू 10⁻⁻7 से 7 पॉइंट इंटू 10⁻7 मीटर तक होता है। और परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, दृष्टि संवेदन, ये सब गुण इसमें पाए जाते हैं। सूर्य, तारे, ज्वाला, विद्युत बल्ब, आर्क लैंप दृश्य विकिरण के ही तो उदाहरण है जो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक के दिखाई पड़ने वाले स्पेक्ट्रम को दिस स्पेक्ट्रम या विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और दिस स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग की होती है। ध्यान से इसको पढ़िए। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन तरंगदैर्घ्य लाल रंग की सबसे लंबी होती है और सबसे छोटी होती है किसकी? बैगनी रंग की। ठीक है, सबसे जो लंबी तरंगदैर्घ्य है वो लाल रंग की होती है और सबसे छोटी बैगनी रंग की होती है। बाकी ये जो है वो दृश्य स्पेक्ट्रम है, ये तो सही है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं? प्रकाश, उष्मीय विकिरण, एक्स तरंगें या एक्स किरणें, कौन सी है विद्युत चुंबकीय? तो इनमें से प्रकाश तरंगें जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। उष्मीय विकिरण, एक्स तरंगें, रेडियो तरंगें, ये जितनी भी तरंगें हैं ये सब विद्युत, ये गलत आंसर दे दिया यहाँ पर ये सभी हो जाएंगी। प्रकाश तरंगें, उष्मीय तरंगें और एक्स किरणें, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है।
और इनका तरंगदैर्ध्य परिसर जो होता है, वेवलेंथ रेंज, ये विस्तृत होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक, है ना। तो ये बहुत विस्तृत होता है। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आगे बढ़ाने की जो ये प्रक्रिया है इसको तरंग गति कहते हैं, वेव मोशन। कोई कारक है उसके द्वारा विक्षोभ आगे बढ़ता है और इस प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। मोशन में आ गया ना, जब कंकड़ शांत पानी में आप फेंकते हैं तो क्या देखिए ऐसे ऐसे फैलता चला जाता है, मोशन होता है। अगला जो प्रश्न है, वायु में 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है और आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाने के कारण ही बरसात के मौसम में आवाज हमें बहुत दूर तक सुनाई देती है। क्या ये सही है? तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 0.61 मीटर पर सेकंड ये बढ़ती है 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर, और आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है क्योंकि बरसात के मौसम में आवाज, इसी कारण से हमको बरसात के मौसम में आवाज दूर तक सुनाई देती है। कथन कारण का प्रश्न यहाँ पर बन जाएगा बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है द्रव, ठोस, गैस, किसमें? तो सबसे ज्यादा जो वेग होगा वो ठोस में होगा ध्वनि में। जब ठोस को आप टक टक करेंगे ना तो ज्यादा ध्वनि आएगी। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि गैसों की तुलना में ठोस और द्रव जो होते हैं संपीड़न का विरोध बहुत अधिक करते हैं, ठोस है वो, इस कारण से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायु की तुलना में द्रवों तथा ठोसों में प्रत्यानयन बल कम होता है और द्रवों तथा ठोसों में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। सोचकर उत्तर दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि वायु की तुलना में द्रवों तथा ठोसों में प्रत्यानयन बल अधिक होता है और इसी कारण से द्रवों तथा ठोसों में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है और पहला गलत है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति तथा घनत्व पर निर्भर करता है और ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति कंपित वस्तुओं से होती है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। माध्यम की जो प्रकृति होगी और उसका जो घनत्व होगा उसी पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगी। और जैसे वायुमंडलीय परिस्थितियां जैसे ताप, आर्द्रता, इन पर भी निर्भर करेंगी। और ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति कंपित वस्तुओं से होती है। करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि सुगम्य भारत ऐप, 2 स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति लोगों को अधिक संवेदनशील बनाना है और सुगम्य भारत ऐप 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत हैं, उन्होंने अभी इसको लॉन्च किया है, अनावरण इसका किया है। और सुगम्य भारत ऐप और एक पुस्तिका है एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट, इसका अनावरण इन्होंने किया और ये 10 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी और मलयालम में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2019 का ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार है दिया गया डॉक्टर सूर्यवाला को और ये मुंबई की है और इसके साथ और पुरस्कार भी दिए गए हैं। लोहिया साहित्य सम्मान दयानंद पांडे को दिया गया है। हिंदी गौरव सम्मान तरुण विजय को दिया गया है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान रामेश्वर प्रसाद मिश्र को दिया गया है। किस देश ने हाल ही में अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया? और ये लॉन्च करने वाला है रूस। रूस का जो रोसकॉस्मोस है उसने सोयूज 2.1B कैरियर रॉकेट को लॉन्च किया है और उसी में अंटार्कटिका M उपग्रह को ले जाया गया है। और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस, उसने अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जलवायु और पर्यावरण की निगरानी ये करेगा और इसको कहाँ से किया गया? कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से इसको लॉन्च किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की है कि भारत का राज्य जो कौन सा राज्य है, मतलब ऐसी घोषणा की है कि कौन सा राज्य इंडियन वुमेन्स लीग की मेजबानी करेगा। तो यह है उड़ीसा। उड़ीसा देखिए इंडियन वुमेन्स लीग की मेजबानी करने जा रहा है, बड़ी बात है, डेवलप कर रहा है ये। और ये महिला पेशेवर फुटबॉल लीग की अगर बात करें तो ये शीर्ष श्रेणी की महिला पेशेवर फुटबॉल लीग है। पहला सत्र अक्टूबर 2016 में कटक में आयोजित किया गया था और अब ये फिर से हो रहा है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मनप्रीत बोहरा। इनको भारत का उच्चायुक्त ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं मनप्रीत बोहरा और मैक्सिको में भारत के ये राजदूत हैं।
और ऑस्ट्रेलिया में अगले उच्चायुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, मनप्रीत बोहरा को। अगला प्रश्न है, कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण की बुकिंग किस पोर्टल से की जा सकती है? तो कोविन gov.in से इसको आप कर सकते हैं। 1 मार्च से पंजीकरण स्टार्ट है। आपके घर में कोई 60 साल से ऊपर के बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका पंजीकरण इसमें करवा के आप टीकाकरण करवा सकते हैं। भारत ने बार्क द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान की है? तो ये मशीन भारत ने दे दिया है मेडागास्कर को। कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन है ये, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा मेडागास्कर के लिए इसको विकसित किया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो ये अध्यक्ष हैं सीबीडीटी के। किसके अध्यक्ष हैं? सीबीडीटी के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के। इनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है। 82 बैच के IRS हैं, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। 2019 में इनकी नियुक्ति की गई थी। भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक डिस्प्ले टीमें किस देश के स्मारक एयर शो में भाग लेंगी? तो स्मारक एयर शो हो रहा है श्रीलंका में, और वहां पर सूर्यकरण और सारंग लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस 3 दिवसीय एयर शो में जाकर एरोबैटिक डिस्प्ले टीम ये पूरी है वहां पे भाग लेगी। और ये श्रीलंका वायुसेना की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह समारोह, ये शो किया जा रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज की गई थी उसके उपलक्ष्य में। 1930 में इसके कारण नोबल भी मिला था। किसको? सीवी रमन को। तो इसकी थीम आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस बार के डेली 30 के अंतिम टेस्ट में टॉपर हैं रंजीत कुमार यादव। 97 मार्क्स आए हैं, 73 में 73 करेक्ट किए हैं, 75 में इन्होंने 73 किए, 73 करेक्ट है। सेकंड रैंक यहाँ पर जो आई है, सेकंड रैंक है वंदना की। वंदना के 71 मार्क्स हैं। वंदना का अधिकतर रैंक थर्ड में रहता ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में अधिकतर टॉप भी इन्होंने किया है, और 4 इनके इनकरेक्ट हो गए। 93 मार्क्स हैं। नाज खान 91 मार्क्स के साथ थर्ड रैंक पे, बहुत अच्छा कर रही हैं। अरविंद कुमार तिवारी 90 मार्क्स के साथ फोर्थ रैंक पे। 87 मार्क्स नेहा द्विवेदी, इनको पहले अच्छे रैंक भी आ चुके हैं, मतलब अभी भी टॉप 10 में हैं, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे भी आ गए हैं। तो और जिन लोगों ने टॉप किया है वो लोग अपना क्लेम कर दें। और नेहा को पुरस्कार, नेहा ने जीत लिया है। नेहा को पुरस्कार स्वरूप टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस की जो हमारी टेस्ट सीरीज है 499 रुपए की, ये टेस्ट सीरीज इनको दी जा चुकी है। और भी जिन लोगों ने, वंदना को और भी जिन लोगों ने जीता है उनको दिया जा चुका है। तो जिन लोगों ने 3 बार जीता है तो वो लोग अपना क्लेम कर सकते हैं, लेकिन लगातार 3 बार जीतने पे ये पुरस्कार एक बार दिया जाता है। प्रियंका चौधरी 86 मार्क्स के साथ छठे रैंक पे, और 80 मार्क्स के साथ राम मिश्रा जो है ये 7वें रैंक पे हैं। कंचन त्रिपाठी 77 मार्क्स के साथ 8वें रैंक पे। 74 मार्क्स के साथ अलका है 9वें रैंक पे। अर्चना सिंह 70 मार्क्स के साथ 10वें रैंक पे। श्रीकांत 70 मार्क्स के साथ 10वें रैंक पे। गौतम कुमार 11वें। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो सारे नाम नहीं। इस अंतिम रैंकिंग और इस अंतिम एपिसोड में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। फिर किसी कार्यक्रम में मिलेंगे। आप अपने विचार रख सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ डेली 30 को लेके, क्योंकि कारण यह है कि इसमें इतना एफर्ट करने के बाद, 5-7 घंटा देने के बाद 100 लोग भी इसको नहीं पसंद करते, तो ये कार्यक्रम बिल्कुल बेकार है और इसको मुझे बंद करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपके जो सुझाव हैं वो सादर आमंत्रित हैं।